हेलो दोस्तों, मैं रजनीश पटेल। आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं आज आपको यूसीसी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारे भारत देश में यूसीसी क्यों इतनी अहम है, हिंदुओं के लिए, हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए, हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूसीसी अभी तो लागू हुआ नहीं है। यूसीसी से हमें क्या फायदे हैं, आखिर यूसीसी होता क्या है। सबके मन में यूसीसी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं, जबकि इसमें कई बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको पार्लियामेंट में इस बात को रखा जा चुका है। यूसीसी आज का नहीं, 1967 और 1967 के अलावा 1991 में भी इसको रखा गया है। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनसंघ पार्टी थी तो वो भी इस मुद्दे को अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इसको लेकर के आई है। अब बात आती है कि यूसीसी आखिर इतना जरूरी क्यों है हमारे भारत देश में। भाई साहब, मैं तो आपको बता दूं कि यूसीसी अपने भारत देश में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा भारत देश एक ही संविधान से चलेगा। अब भारत देश में आप सोचे होंगे कि आखिर ये कानून कैसे दो दो समुदायों के लिए जरूरी है। भाई, मुस्लिमों के लिए तो सरिया कानून लागू है, लेकिन हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिम भाई बहनों के लिए अलग कानून। भाई साहब, जो हमारा भारत देश है, जब हमारा संविधान लागू हुआ, इसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो एक देश एक कानून, ये बहुत जरूरी है। अब आपने देखा होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी कई बार बयान आ चुका। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। हम पूरी ताकत से इसमें लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी उनका बयान आ चुका है। इसमें हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान आया है कि हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। हमारा संविधान पक्षधर है। अब आपने देखा होगा कि इसमें ओवैसी जी, जो मुस्लिमों के नेता हैं, तो आपने देखा होगा कि यूसीसी के नाम पर प्रधानमंत्री एक हिंदुत्व सिविल कोड वापस लाना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को ओवैसी जी का बयान है कि यह यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यह हिंदुत्व सिविल कोड है। मजलिस पहले भी इसकी मुकालत और आज भी कर रही है। यह बयान था ओवैसी जी का। आपने देखा होगा कि योगी जी का भी बयान कई बार आया है। साहब, भारत में बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए, चाहे बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो। आपने देखा होगा कि वक्फ संशोधन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या अब सामान्य नागरिक संहिता का लागू होना तय हो चुका है? बिल्कुल। अभी तो आपने देखा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन को संसद पटल पर लाया गया था, लेकिन इसको जेपीसी का टीम गठित करके अब उसमें भेजा जा चुका है। पिछले दिनों लोकसभा में संविधान के समय चर्चा भी हुआ था। पीएम मोदी ने आज रुख साफ कर दिया था, बता दिया था कि सरकार ने बता दिया कि पूरी ताकत से जुटी हुई है यूसीसी को लेकर। अब तो इसे लागू करने का बस देरी है। यूसीसी तो लागू होगा ही, और यूसीसी को लाना ही है हमारे भारत देश में। ये तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी जी की 3.0 की जो सरकार बनी है, मुझे लगता है कि इस कार्यकाल में यूसीसी लागू होगा ही। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में बड़े बड़े अहम फैसले लिए गए। आर्टिकल 370, 3 तलाक, राम मंदिर, नोटबंदी। अब आपने देखा होगा कि जितने भी कड़े फैसले थे नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में, बहुत अहम अहम फैसले लिए गए। मोदी जी के पार्लियामेंट में एक बयान था कि के एम मुंशी जी ने कहा था कि समान नागरिकता संहिता को राष्ट्र
की एकता और आधुनिक के लिए अनिवार्य बताया है। मुंशी जी ने सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। तो ये दोनों का बयान था। क्या मुंशी जी पक्का कांग्रेसी थे और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आ चुका है। इसमें कई कांग्रेसी पहले के जो नेता थे उन्होंने भी इसके पक्षधर थे। लेकिन जो आपका आज का कांग्रेस है वो वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको अपना एक हथियार बना चुका है। वो यूसीसी के बिल पर कभी पक्षधर था ही नहीं। पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से यह चली आ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब सरकार थी उन पर भी दबाव बनाया गया था। इसीलिए इस पर कांग्रेस कभी अपना रुख साफ नहीं करती है। और उसी संविधान निर्माताओं की भावना को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हैं सेकुलर सिविल कोड के लिए। आखिर कब तक में मोदी सरकार के 3.0 में यूसीसी लागू होगा? मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में ये शिव संकल्प ले चुके हैं। सेकुलर नागरिक संहिता को हर हाल में लागू करना है। तो क्या संसद को भीतर या बाहर विपक्ष का रंगमंच कब सजेगा? क्यों? जब तक यूसीसी की बात आती है तो विपक्ष का करुणा नाग चालू हो जाता है। करुण नाग। अब करुण नाग में क्या होता है? अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने ठंड हवाओं विपक्ष का जो प्रदर्शन है खूब दिखा। अलग अलग मुद्दों पर आपने देखा होगा कि विपक्ष ने ठंड हवाओं के गुनगुने धूप के नीचे खूब अडानी के मुद्दे से लेकर फिलिस्तीनी एवं बाबा साहब के मुद्दों पर उन्होंने प्रदर्शन किया। हर दिन ऐसी प्रदर्शन आपने ना देखी होगी कि पार्लियामेंट जो चलती रहती है कि देश का कितना पैसा बर्बाद होता है। कुछ भारत देश के नागरिकों के लिए कुछ तो काम करें। जो भारत देश के नागरिकों के पक्ष में हो। जो विपक्ष होगा वो देश के नागरिकों के देश के नागरिकों के हित में कैसे पक्ष में काम करेगा, जिसे देश की जनता ने स्वयं विपक्ष में बैठा दिया हो। तो क्या पीएम मोदी ने देश में यूसीसी लागू करने का मन बना लिया है? सवाल यह भी उठता है कि यूसीसी पर मुसलमानों को भड़काने वाला नैरेटिव कौन चला रहा है? इन सब सवालों के बीच अगर संकल्प ले लिया है तो सिद्ध होना तय है। तीसरी बार बीजेपी का सरकार बनना यह तय था। बड़े संकल्पों का पूरा होना। आपने देखा होगा कि जो मोदी सरकार की 3.0 की जो सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, तो इसमें सबसे बड़ा भाई साहब इसमें पूरा होना भारत देश में जो अहम मुद्दे थे, जो बड़े मुद्दे थे, जो कड़े मुद्दे थे, उनको पारित करना, उनको पूरा करना जो मोदी जी का संकल्प था। उन कड़े फैसलों के कारण ही आज बीजेपी की सरकार बनी हुई है। फिर चाहे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का खत्म करने का ऐतिहासिक कदम हो या अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनने का संकल्प हो, नागरिक संशोधन बिल हो चाहे से जुड़ा हो, लागू करना हो या 3 तलाक पर कानून बनाना हो या फिर नोटबंदी का कड़ा फैसला हो, यूसीसी का मुद्दा आज का नहीं है। बस 1967 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ ने पहली बार वादा देश से किया था। फिर जब 1980 में जब बीजेपी बनी तो फिर इसे मुख्य मुद्दा बनाया। 1991 के लोकसभा चुनाव के 3 मुद्दे थे। इनको देखकर लोग कहते थे कि इन मुद्दों का ठीक होना इम्पॉसिबल है। साहब ये कैसे पूरा होगा? इन 3 मुद्दों पर एक यूसीसी था और राम मंदिर एवं आर्टिकल 370। तब सपा एवं कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी कभी सरकार में तो आएगी ही नहीं, ये असंभव मुद्दे, उसे सरकार में तो आना नहीं है, तो इसे घोषणा पत्र में डाल दो। जब आना ही नहीं तो पूरा कहां से होगा? ये बात आती थी सपा और कांग्रेस वालों की तरफ से।
उनका कहना था कि जब बीजेपी को जीतना ही नहीं, जब उनकी सरकार बनना ही नहीं है, तो ये बड़े-बड़े जो अहम फैसले हैं, इनको अपने चुनावी घोषणा पत्र में डाल दीजिए। जब सरकार बननी नहीं है, तो ये तो मज़ाकिया अंदाज़ था। ये तो मज़ाक उड़ाते थे सपा और कांग्रेस वाले, बीजेपी वालों के। लेकिन आपने देखा होगा कि ये कड़े फैसले और अहम फैसले लेने का जो संकल्प है, मोदी जी ने लिया और कहीं न कहीं उन्होंने भारत देश के हित में, राष्ट्र के हित में उन्होंने पूरा भी किया। फिर जो संकल्प ले लिया, उसे पूरा करना था, जो बीजेपी ने लिए और फिर वही हुआ। राम मंदिर आर्टिकल 370 हटा। राम मंदिर तो था, राम मंदिर बना, आर्टिकल 370 हटना था, हटा। और इन सबको पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में पूरा होना एक और ऐतिहासिक कदम है। इसे ही कहते हैं प्रजा सुखे सुखम राजा, प्रजा नाम नाम च हिते हितम, ना आत्मा प्रियम प्रियम राजा, प्रजा नाम तुम प्रियम प्रियम। यानी प्रजा के सुख में राजा का सुख है, या प्रजा के हित में ही उसका हित है। यानी राजा का प्रिय कुछ नहीं है, प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय है। तो क्या बीते 10 वर्षों में पीएम मोदी ने अपने राजधर्म को कसा है? मुद्दा इस विवेचना का नहीं है, पूरे 10 वर्षों की सत्ता अपने पूरे संवेदन के साथ दिखी है। यूसीसी वास्तव में उसी का संवेदनशील संतुलन का हिस्सा है, जहां संख्यक एवं बहुसंख्यक का एक खत्म हो जाता है। हमारा भारत देश कह रहा है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद खत्म होना चाहिए, समान कानून लागू होना चाहिए। सवाल यह भी है कि आजादी के बाद देश में सबके लिए एक कानून क्यों नहीं बना? अगर हिंदुओं के लिए कोर्ट बिल आया, तो मुसलमानों के लिए फिर बिल से परहेज क्यों किया गया? इसे जिस यूसीसी की चर्चा आप आज हो रही है, संविधान निर्माण के समय भी हुई थी। तब भी मुस्लिम लीग के कट्टरपंथी नेताओं ने विरोध किया था। कुछ नेताओं ने तो यूसीसी का भी विरोध करते हुए यह भी कह दिया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ धार्मिक स्वतंत्रता का मसला है। एक मुस्लिम नेता ने भी यह भी कहा था कि अगर मैं उससे कहना चाहूंगा कि यह मुस्लिम नेता कौन थे? हसरत मोहानी जी ने कहा था। उनका बयान था कि अगर कोई सोचता है कि मुसलमानों के निजी कानून में हस्तक्षेप करेगा, तो नतीजा बहुत भयानक होगा। यह कट्टरपंथी मुसलमानों के नेताजी का बयान था। यही वजह थी कि बाबा अंबेडकर चाहते थे कि यूसीसी लागू करके एक संदेश इनको दे दिया जाए। सबके लिए एक कानून होगा, कोई पर्सनल लॉ नहीं चलेगा। हिंदू बिल तो पास हो गया, लेकिन मुस्लिम लॉ बरकरार रह गया। पीएम मोदी ने कहा कि तब के पहले पीएम नेहरू जी ने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। तब के कट्टर कांग्रेसी जेपी कृपलानी ने नेहरू जी को आड़े हाथों लिया था। तब भी हिंदुओं के कुछ आवाजें उठाई थी। तो क्या नेहरू जी ने वोट बैंक के लिए अपने परिवार की जमीन तैयार कर रहे थे? आज भी हालात कतई नहीं बदले हैं। वो भी तब उत्तराखंड के धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने ही वाली है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह चुका है कि वो यूसीसी को कोई कोर्ट में चुनौती देगा। मौलाना तक कह चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी सरकार की साजिश है। मुसलमान शरिया कानून से कभी समझौता नहीं करेंगे। मौलाना असरत मदनी जी का बयान आप देख लीजिएगा। यूसीसी एवं शरिया, आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जी का भी बयान देख लीजिएगा। उनका कहना था कि हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। कुछ जानकार कहते हैं कि यह सब पहले वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे लागू नहीं किया गया था। बाबा साहब ने कहा था कि धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। यूसीसी लागू करने का बाबा साहब के उस अधूरे सपने को पूरा करना, जिस अधूरे सपने के साथ नेहरू के दौर में उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। जो बाबा साहब थे, यूसीसी के चलते उन्हें कानून मंत्री थे, उनको वहां से इस्तीफा देना पड़ा था।
करीब वो सपना 76 साल बाद पीएम मोदी उसे पूरा करेंगे। ये देश के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत होगी, जो बाबा साहेब अंबेडकर जी का एक सपना था। यूसीसी का मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए, वो किसी धर्म, जाति, मजहब से आते हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी देश में सेकुलर सिविल कोड लागू होता है, तो विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे और संपत्ति का उत्तराधिकार संबंधित तमाम विषयों में एक साकार होना। अभी तक मुस्लिम धर्म के लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जिसके तहत वो शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे का फैसला करते हैं। फैसला शरिया के आधार पर होता है। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तब भी से कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं के पेट पर दर्द होता था, और अब भी जो पहले था वो आज भी है। पहले नेहरू जी पर भी दबाव बनाया गया था, फिर दबाव बनाने का पैंतरा वही है। जो पहले था आज भी वही है। इस यूसीसी के लिए बीजेपी सहित राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। विधानसभा चुनाव के समय उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने चुनावी मुद्दे में कहा था कि अगर सरकार बनी तो हम इसे लागू करेंगे। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि जनवरी 2025 से सामान्य नागरिक संहिता कानून लागू करेंगे। यह देश के सामने अगर लागू होती है तो यह बड़ा मॉडल बन सकता है। मोदी राष्ट्र के हित में अपने संकल्पों को पूरा करने में जोर लगा देते हैं। सवाल यह भी है कि कट्टरपंथी नेताओं को यूसीसी से विरोध क्यों है। अब सवाल यह उठता है कि एक घर में अगर एक सदस्य के लिए एक कानून, दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून, तो फिर घर कैसे चल पाएगा। यह एक उदाहरण है। तो फिर हमारा दोहरी व्यवस्था से हमारा देश कैसे चलेगा। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में सभी के लिए समान कानून की बात कही गई है। कांग्रेस के ऊपर एक दाग है, साहिबानों का केस। यह केस ऐसा था जो आज भी कहीं ना कहीं घाव बनकर उभरता रहता है। यूसीसी के लागू होते भी ही सभी को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सभी के लिए तलाक का कानून एक होगा। बहुविवाह पर रोक लगेगी। सभी धर्म एवं पंथों के लड़कियों की शादी भी की जो उम्र होगी 18 होगी। सभी को बच्चा गोद लेने का अधिकार होगा। दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं ले सकते हैं। हलाला इदात प्रथा बंद होगी। लड़कियों को लड़के के बराबर उत्तराधिकार का हक मिलेगा। यूसीसी को लेकर एक प्रोपेगेंडा फैलाने की भी कोशिश की जा रही है। झूठा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। सच क्या है कि धार्मिक रीति रिवाजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक झूठ यह भी है फैलाया जाता है कि यूसीसी इस्लाम के खिलाफ है, जबकि सच है कि सभी धर्मों पर समान रूप से यूसीसी लागू होगी। एक झूठ और है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार छिन जाएंगे, जबकि सच है कि लड़के लड़कियों की संपत्ति में समान अधिकार होगा। कई तरह के झूठ आज हमारे भारत देश में फैला जाते हैं, जबकि इससे कहीं ना कहीं दो समुदायों के बीच झड़प होती रहती है। एक है कि हमारे भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भारत देश के भाई भाई। ऐसी जो यूसीसी अगर लागू होती है तो हमारे देश में एक अहम फैसला, कड़ा फैसला और बड़ा फैसला होगा। अगर ये आती है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं रजनीश पटेल, आप अपना प्यार बनाए रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मैं आपको न्यूज़ दिखाता रहूँगा, न्यूज़ के बारे में बताता रहूँगा। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए आप हमारा चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।